स्मार्टफोन्स किसी को गेमिंग के लिए चाहिए तो किसी को मल्टीमीडिया के लिए, किसी को कैमरा के लिए चाहिए तो कोई ऐसा भी है जिसको ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूं कल्पेश, आप देख रहे हैं विकीटेक। मेरे साथ इसी वीडियो में बने रहिए और आज हम बात करेंगे स्मार्टफोन बाइंग गाइड ऑफ 2022 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्टफोन, हर किसी की अलग अलग प्रायोरिटी होती है एक स्मार्टफोन लेने की। कुछ लोग चाहते हैं कि उनका कैमरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, प्रोसेसर या बाकी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी तो भी चलेगा। कुछ लोग चाहते हैं कि सिर्फ गेमिंग के लिए वो फ़ोन लेते हैं ताकि गेमिंग बहुत अच्छी हो, परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, कैमरा या फिर बैटरी लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी ना हो तो भी चलेगा। ऐसे ही हर किसी की अलग अलग प्रायोरिटी होती है। तो सबसे पहला, जब भी आप कोई भी फ़ोन लेने का सोच रहे हो या प्लान करते हो तो एक चेकलिस्ट बना लीजिए। उसमें आप एक एक करके लिखिए कि आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज़ है, आपको क्या क्या चीज़ें एक स्मार्टफोन में चाहिए और कहाँ कहाँ पे आप ट्रेड ऑफ कर सकते हो। उसके बाद में अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए और मेरे क्या थॉट्स है इससे रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क की। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में, 1.5-2 सालों में 5G का ना बहुत ज़्यादा मार्केटिंग चल रहा है। इतना ही नहीं, सारी कंपनियां 5G फोन्स तो निकाल देती है लेकिन उसका हमसे टैक्स भी लेती है। फर्ज कीजिए 2 फोन है, कंपनी सेम, मॉडल सेम है, लेकिन एक 4G वेरिएंट है, एक 5G वेरिएंट है। इसी के चलते क्या हो रहा है कि 5G वाले वेरिएंट में बहुत सारी चीज़ें कम कर दी जाती है, प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं होता है, थोड़ी बहुत वहाँ पे डाउनग्रेड किया जाता है। उसके अलावा स्क्रीन में भी बहुत बार डाउनग्रेड किया जाता है कंपेयर टू 4G। तो ये 5G के नाम पे ना हमसे टैक्स लिया जाता है। इन सब के बावजूद 5G वाला फ़ोन ना कंपेरेटिवली महंगा होता है 4G से। उसी की तरफ अगर आप 4G देखोगे तो उसमें ना प्रोसेसर कंपैरेटिवली बेटर होता है, डिस्प्ले भी बहुत बार बेटर होता है, बैटरी लाइफ भी बहुत बार बेटर होती है। तो 4G वाले फ़ोन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल हर जगह 5G चल रहा है, 5G आने वाला है, 5G प्रूफ, फ्यूचर प्रूफ रहना है, तो इसी के चलते 5G फ़ोन्स निकाले जाते हैं और उसी के चलते मार्केटिंग भी उसी के अराउंड की जाती है। अब हम बात करते हैं 5G के बारे में। इंडिया में नो डाउट 5G बहुत ही जल्द आने वाला है। बहुत सारी सिटीज़ में प्लान्ड भी हो चुका है और धीरे धीरे करके अगले साल के एंड तक में मोस्ट ऑफ इंडिया में 5G भी आ जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड ना 2 प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला, जब भी 5G आएगा तो ये पहले कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ में आएगा, धीरे धीरे ये फिर अलग अलग सिटीज़ में, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में रोल आउट होगा। और दूसरा, 5G जो है वो जब भी आएगा तब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगा। हो भी सकता है कि बहुत सारे लोग इसे अफोर्ड भी ना कर पाएँ। और ये जो मेरा ओपिनियन है कि 4G इज़ बेटर। क्यों? क्योंकि 4G की जो नेटवर्क स्पीड है वो इतनी भी कोई ख़राब नहीं है। आप इजीली YouTube पे सर्फिंग कर सकते हो बिना बफरिंग के, आप किसी भी तरह की मल्टीमीडिया कंजम्पशन कर सकते हो, कुछ भी आप डाउनलोड कर सकते हो और आपको कहीं पे भी इंटरनेट इश्यूज़ नहीं आएंगे। डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है 4G की भी। 5G नो डाउट इससे बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन आप अपने आप से ये सवाल पूछिए जब भी आप फ़ोन लेते हो तब कि क्या आपको 5G की लिटरली ज़रूरत है? नो डाउट 5G की स्पीड्स होगी 1 Gbps तक में, लेकिन अभी भी जो 10 Mbps, 20 Mbps जो आपको 4G में भी मिल रहा है या 4G प्लस में भी मिल रहा है, वो किसी तरह का इश्यूज़ क्रिएट नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, 3G अभी तक चल रहा है। बहुत सारे लोगों के पास अभी भी 3G फ़ोन है लेकिन वो अभी भी नेटवर्क चल रहा है। 5G आते ही ऐसा नहीं है कि 4G चला जाएगा। यहाँ तक कि BSNL किसी ज़माने में बहुत फेमस हुआ करता था, लेकिन BSNL अभी ही 4G पे शिफ्ट भी हुआ है और ये गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है। तो दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है कि 4G कहीं नहीं जाने वाला 5G के आने के बाद भी। आप एटलीस्ट 2030 तक तो सेफ हो अगर आप 4G फ़ोन भी लेते हो तो। लेकिन अब आपने सोच लिया है कि नहीं, आपको 5G फ़ोन ही लेना है, आप जो भी फ़ोन लेने वाले हो वो अगले 4 या 5 साल तक चलाने वाले हो, तो 5G फ़ोन लेते वक्त भी ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। बहुत सारी कंपनियां 1 या 2 बैंड ऑफ 5G ना डाल के दे देती है और बोलती है कि हमारा फ़ोन 5G है। अब 5G तो इंडिया में आने वाला है, वो भी इस साल के एंड तक में गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है और स्पेक्ट्रम भी बहुत जल्दी होने वाले हैं। लेकिन 5G के बैंड्स कौन कौन से होंगे, कौन सा ऑपरेटर कौन से बैंड पे काम करेगा, ये अभी तक फिक्स नहीं है। वो तो स्पेक्ट्रम होंगे उसी के बाद पता चलेगा। तो जब भी आप 5G फ़ोन लेते हो तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि उसमें मिनिमम 7 से 8 बैंड्स तो होने ही चाहिए।
बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स जैसे कि मोटोरोला 12 या 13 बैंड्स तक देते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं जो सिर्फ 1 या 2 बैंड देके ये बोलती है कि हमारे फ़ोन 5G है, तो उनसे ना थोड़ा सा दूर ही रहना। अब बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो है चार्जर वर्सेस बैटरी। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड्स के फ़ोन 2 तरह के वेरिएंट निकालते हैं कोई भी फ़ोन में। सबसे पहला होता है कि जिसमें बैटरी ज़्यादा होती है लेकिन चार्जिंग की जो स्पीड है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होती है। नो डाउट वो भी 60-80 वॉट के देते हैं, लेकिन उसी तरफ एक और फ़ोन निकाला जाता है जिसकी बैटरी कंपैरेटिवली कम होती है और उसमें आती है अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग 120-150 वॉट तक की। इसमें से जब भी आपको ऑप्शन मिले तो हमेशा आपको मेरे हिसाब से तो पहला वाला ही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ईयर ऑन ईयर आपकी बैटरी की लाइफ ना डिग्रेड होती रहती है। तो अगर आपकी बैटरी की कैपेसिटी ऑलरेडी ज़्यादा है तो आपका फ़ोन इतना ही लेट, आपकी बैटरी की जो कैपेसिटी है वो इतना ही लेट डिग्रेड होगी। इतना ही नहीं, अगर आप फ़ोन ले रहे हो तो दोस्तों 60-80 वॉट बहुत ज़्यादा चार्जिंग की स्पीड मानी जाती है। आपका आधे घंटे 1 घंटे में तो फुल चार्ज कर देगा। इससे ज़्यादा तो आपको कहाँ ही जाना है, इससे ज़्यादा तो आपको क्या ही जल्दी है किसी भी स्मार्टफोन को चार्ज करने की। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा बैटरी कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। चार्जिंग स्पीड अगर आपको 30 वॉट तक की भी मिल रही है, 60 वॉट भी बहुत ज़्यादा हो गया, अगर आपको 30 वॉट भी मिल रहा है तो भी आपको बैटरी कैपेसिटी अगर ज़्यादा है तो वो वाले वेरिएंट को चूज़ करना चाहिए कंपेयर टू जिसमें चार्जिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है लेकिन बैटरी की कैपेसिटी कम। अगर मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरा जो फ़ोन है उसे 8 से 9 मंथ्स हो चुके हैं। वो 65 वॉट की चार्जर के साथ आया था, लेकिन अभी तक मैंने उसे 1 या 2 बार ही हुआ होगा जब 65 वॉट के चार्जर से यूज़ किया होगा, चार्ज किया होगा, वरना वो चार्जर तो उसी बॉक्स में पड़ा रहता है जिस बॉक्स में फ़ोन आया था। मैं तो अपने फ़ोन को 18 वॉट से ही चार्ज करता हूँ। इसी के चलते मेरे जो फ़ोन की बैटरी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इतना ही नहीं, बैटरी पे किसी तरह का लोड भी नहीं आता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल धीरे धीरे होती है और फ़ोन हीट भी नहीं होता है, जिसके चलते कोई इश्यूज भी नहीं आते। अब चलते हैं हम अपडेट्स की तरफ। हर कंपनी कुछ सालों तक OS अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट देती है, तो आप जब भी अपना फ़ोन सिलेक्ट कर रहे हो तो उसमें एक चीज़ का ये ज़रूर ध्यान रखना कि कंपनियां कितने साल का OS अपडेट दे रही है और कितने साल का सिक्योरिटी अपडेट दे रही है, क्योंकि इसी के चलते आपके जो OS के नए नए फीचर्स हैं वो आपके फ़ोन में आने चाहिए। ये आपको तो ऑब्वियसली चाहिएगा ही, लेकिन साथ में सिक्योरिटी अपडेट्स भी आने चाहिए जिसके चलते आपका फ़ोन सिक्योर भी रहे। बहुत सारी कंपनियां, इवन सैमसंग जैसी भी कंपनियां अब 4 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स दे रही है और OS अपडेट भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, इसीलिए आपको उन फोन्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा देखना चाहिए। अब चलते हैं हम रैम की तरफ। आज से अगर आपने 1 साल या 2 साल पहले मुझसे पूछा होता कि रैम कितनी चाहिए तो मैं 4 GB या 6 GB रैम ही बोलता, लेकिन आज की डेट में जहाँ पे एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैवी भी हो गई है, आपको 6 से 8 GB की रैम तो मिनिमम चाहिए ही। अगर आप 8 GB लेते हो तो बेस्ट है, लेकिन 6 GB भी दोस्तों आपके मेजॉरिटी ऑफ जो काम है उसे कंप्लीट कर देगी। इतना ही नहीं, आप ना ये जो वर्चुअल रैम वाला गिमिक है, एक्चुअल में क्या चीज़ है, वर्चुअल रैम कैसे काम करती है, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन आप ये वर्चुअल रैम वाले गिमिक में बिल्कुल मत आना। आप हमेशा ये देखना कि एक्चुअल रैम कितनी है, क्योंकि वर्चुअल रैम और एक्चुअल रैम की स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आप ये मत सोचना कि 2 GB या 3 GB एक्स्ट्रा वर्चुअल रैम मिल रही है तो कॉस्ट कटिंग वहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, आपका बजट उतना ही है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप एक्सटेंड कर सकते हो तो आप हमेशा एक्चुअल रैम की तरफ देखना, ना कि वर्चुअल रैम की तरफ। अब चलते हैं हम स्टोरेज की तरफ। स्टोरेज दोस्तों आज से 2 साल पहले 64 GB भी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब 128 GB 2022 में तो मिनिमम नीडेड है ही। उसके 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहला है कैमरा क्वालिटी। धीरे धीरे कैमरा की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज हम देख ही रहे हैं कि 108 मेगापिक्सल के भी कैमरा हमें मिल रहे हैं। तो जितने ज़्यादा मेगापिक्सल होंगे उतने ही ज़्यादा फ़ोटो में डिटेल्स होगी और इसी के चलते आपकी फ़ोटो की जो साइज़ है वो भी बढ़ेगी। पहले जहाँ पे 2 या 4 MB की कोई फ़ोटो होती थी, आज वही फ़ोटो 8 या 10 MB की भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, पहले ना हम लोग कुछ ही ऐप्स यूज़ करते थे, मुश्किल से 4 या 5 हमें ऐप्स होते थे वही यूज़ करते थे, लेकिन आज हमारे पास हर चीज़ का ऐप है। फिर वो फिटनेस से रिलेटेड कोई ऐप हो, फाइनेंस से रिलेटेड कोई ऐप हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई ऐप हो, या इतने सारे ऐप्स हम यूज़ भी करते हैं।
ऐप्स की साइज भी धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि उसमें वो लोग नए नए फीचर्स ऐड करते जाते हैं, जिसके चलते उनकी भी साइज बढ़ती है। इसलिए 128 GB तो मिनिमम नीडेड है 2022 के स्मार्टफोन में। अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करते हो अपना फ़ोन, अगर आप बहुत सारी फोटोज़ क्लिक करते हो, वीडियो शूट करते हो या फिर बहुत सारी गेम्स भी खेलते हो, तो आप 256 तक भी सोच सकते हो, लेकिन 128 तो मिनिमम नीडेड है ही। या फिर आप कुछ ऐसे स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हो जो हाइब्रिड सिम स्लॉट प्रोवाइड करते हैं, जैसे मोटोरोला। उसके अंदर आप एक सिम डाल के आप मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो, जिसके चलते आपका 64 GB का भी अगर फ़ोन है तो अगर आप मेमोरी कार्ड 64 GB 32 GB या जो भी आपका यूज़ केस है, उसी के चलते आप वो मेमोरी कार्ड इंसर्ट करके आप उस स्पेस का भी फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन 128 GB ओवरऑल तो चाहिए ही। अब बात करते हैं हम प्रोसेसर की। मेरा तो ये पर्सनल ओपिनियन है कि कभी भी फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स नहीं लेने चाहिए। उसका रीज़न है, नो डाउट उसमें परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ऑन पेपर, लेकिन जब वो डिवाइस में आता है तो उसको ऑलरेडी लॉक कर दिया जाता है उसकी परफॉर्मेंस की एबिलिटी से काफ़ी कम में। इतना ही नहीं, अगर आप मिड रेंज स्मार्टफोन्स भी लेते हो ना, तो उसमें आपके 95% ऑफ द काम तो हो ही जाते हैं। बाकी 5% तो बस मैं एज अ बफर दे रहा हूँ, आई थिंक 100% ही हो जाते होंगे। अब उसके अलावा जो भी आप फ्लैगशिप फोन्स लेते हो वो हमेशा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहते हैं, तो इसी के चलते आपकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी कम रहती है। फर्ज कीजिए अगर आप एक फ्लैगशिप फ़ोन ले रहे हो तो उसमें अगर 4000 मिली एम्प आवर की बैटरी है, और एट द सेम टाइम अगर आप एक मिड रेंज स्मार्टफोन ले रहे हो जिसके अंदर 4000 मिली एम्प आवर की बैटरी है, तो बैटरी लाइफ अगर आप कंपेयर करोगे तो जो मिड रेंज वाला है ना, वो ज़्यादा देर तक चलेगा क्योंकि उसका प्रोसेसर ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी होगा और पावरफुल तो होगा ही कि आपके मेजॉरिटी ऑफ द काम हो जाए। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, जो एक मेजर कंपोनेंट होता है किसी भी स्मार्टफोन का। तो अगर आप मिड रेंज में, वो भी प्रीमियम सेगमेंट में जा रहे हो, तब तो आपको डिस्प्ले में किसी भी तरह का इश्यू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मिड रेंज या फिर बजट रेंज में फोन्स देख रहे हो, तब आपको ना कुछ चीज़ें ट्रेड ऑफ करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप गेम वगैरह खेलते हो तो आपको फास्ट रिफ्रेश रेट चाहिए, और उसके अंदर अगर आप LCD पैनल भी यूज़ करते हो तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए ले रहे हो तो आपको एमोलेड स्क्रीन लेनी चाहिए और उसके अंदर लो रिफ्रेश रेट हो तो भी चलेगा। अगर मेरी मानो तो मेरे हिसाब से तो ना आपको अल्ट्रा फास्ट रिफ्रेश रेट के पास जाना चाहिए और ना ही आपको अल्ट्रा लो रिफ्रेश रेट के पास जाना चाहिए। आपको इनके बीच में, यानी कि 60 to 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में अगर आपको एमोलेड स्क्रीन मिलती है तो आपको उसी को चूज़ करना चाहिए। अब कुछ फ़ोन्स हैं जैसे कि मोटोरोला के जो G सीरीज़ वाले अभी फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं, वो तो POLED दे रहे हैं, वो भी मिड रेंज में, तो हो सके तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। अब जाते जाते ना एक टिप, अगर आप अभी फ़ोन बाय करने का सोच रहे हो तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि आप 2021 में जो लास्ट में जो फ़ोन लॉन्च हुए हैं उनमें से कोई एक सिलेक्ट करो। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि कोविड आया, फिर चिप शॉर्टेज हुई, इसी के चलते 2022 में ना इतने ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं निकले हैं। हाँ, 10 फ़ोन अगर लॉन्च हुए हैं तो उसमें से 1 या 2 वैल्यू फॉर मनी बोला जा सकता है, लेकिन इतने भी कोई ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स नहीं लॉन्च हुए हैं। 2021 में वाकई में बहुत सारे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे। यहाँ तक कि आपको जो फ़ोन पिछले साल 15 to 25,000 की रेंज में मिलता था, वही सेम फ़ोन अब आपको 25 to 35 की रेंज में आपको मिल रहा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका बजट कितना है और उसी हिसाब से आप कुछ ट्रेड ऑफ भी कर सकते हो। अगर आप 6 महीने पहले का भी फ़ोन लेते हो तो उससे लेकर अभी तक में इतना कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया होगा या आप कोई भी चीज़ मिस नहीं कर रहे हो। हाँ, 1 या 2 फीचर नए आए होंगे, वो तो जैसे जैसे पुराना फ़ोन भी अपडेट होगा या नया OS अपडेट आएगा तो पुराने फ़ोन में भी वो फीचर आ जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आपको फ्लैगशिप लेवल का भी फ़ोन लेना है तो आप पिछले साल के फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स दे सकते हो, क्योंकि इसी के चलते उनकी जो प्राइस है एक तो वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी क्योंकि अब नए सीरीज़ के फ्लैगशिप लेवल आए हैं, तो पिछले वाले की ऑलरेडी प्राइस ड्रॉप हो चुकी है और क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड है तो उसके चलते आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि इसकी बैटरी लाइफ कितनी है, इसमें प्रोसेसर कैसे काम कर रहा है। और नए वाले जो फ्लैगशिप लेवल के प्रोसेसर है जैसे कि 8 Gen 1, इनमें ना हीटिंग इश्यूज़ भी आ रहे हैं, लेकिन पिछले वाले जो सीरीज़ के प्रोसेसर थे, पिछले वाले जो फ्लैगशिप प्रोसेसर थे, उनमें ऐसा कोई भी इश्यू नहीं आया है अभी तक। तो आपको ना हर तरह से फ़ायदा होगा। आई होप आपको इस वीडियो से ना काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी अपना नया फ़ोन बाय करते वक्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी के चलते YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा है और वो और लोगों को रिकमेंड करेगा, जिसके चलते उनकी भी हेल्प होगी जब भी वो नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तब। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।